नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुक ऑडियो पर। आप सुनने जा रहे हैं अनुपम मिश्र जी की लिखित किताब आज भी खरे हैं तालाब के प्रस्तुत ग्रंथ, जिसका शीर्षक है सहस्त्रनाम। उल्लास की ऊंचाई को दर्शन की गहराई से जोड़ने वाले लोग पूरे जीवन को पानी का बस एक बुदबुदा मानते रहे हैं और इस संसार को एक विशाल सागर। इसमें पीढ़ियां आती है, पीढ़ियां जाती है, युग आते हैं, युग जाते हैं, ठीक लहरों की तरह। जीवन और मृत्यु की लहरों से लहराते इस भवसागर से पार उतारने का लक्ष्य रखने वाले समाज ने तरह तरह के तालाब बनाए हैं और बहुत रुचि के साथ उनका नामकरण किया है। ये नाम तालाबों के गुणों पर, स्वभाव पर तो कभी किसी विशेष घटना पर रखे जाते थे। इतने प्रकार कि कहीं नामकरण में भाषा का कोश कम पड़े तो बोली से उधार लेते थे, तो कहीं ठेठ संस्कृत तक जाते थे। सागर, सरोवर और सरनाम चारों तरफ मिलेंगे। सागर लाड़ प्यार में सगरा भी हो जाता है और प्रायः बड़े ताल के अर्थ में काम आता है। सरोवर कहीं सरवर भी है। सर संस्कृत शब्द सरस से बना है और गांव में इसका रस सैकड़ों बरसों से सर के रूप में मिल रहा है। आकार में बड़े और छोटे तालाबों का नामकरण पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की जोड़ियों से जोड़ा जाता रहा है। जोहड़, जोहड़ी, बंध, बंधिया, ताल, तलैया तथा पोखर, पोखरी, ये जोड़ियां मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में जगह जगह है और सीमा पार नेपाल में भी। पोखर संस्कृत के पुष्कर से मिला है और स्थानों पर गांव-गांव में पोखर थे, लेकिन बंगाल में तो घर घर पोखर हुआ करते थे। घर के पिछवाड़े में प्राय छोटे छोटे कम गहराई वाले पोखर मछली पालने के काम आते थे। वहाँ तालाब के लिए पुष्करणी शब्द भी चलता रहा है। पुष्कर तो था ही, पुष्कर के बाद में आदर, श्रद्धा सूचक जी शब्द लग जाने से वह सामान्य पोखर न रहकर एक अति विशिष्ट तालाब बन जाता है। यह राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर जी नामक प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। सबसे अधिक प्रचलित नाम तालाब ही है, पर तालाबों के नामकरण में इस शब्द का उपयोग सबसे कम मिलता है। डिग्गी नाम हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में चलता था। पानी रखने के छोटे हौज से लेकर बड़े तालाब तक डिग्गी नाम मिलता है। कभी दिल्ली में लाल किले के ठीक सामने लाल डिग्गी नामक एक बड़ा तालाब था। अम्बाला में अभी भी कई तालाब है और ये डिग्गी कहलाते हैं। डिग्गी शब्द दिघी और दीर्घिका जैसे संस्कृत शब्दों से आया है। कुंड भी हौजा जैसा ही छोटा और पक्का प्रकार है, पर कहीं कहीं अच्छे खासे तालाबों का नाम कुंड या हौज मिलते हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में कुंड नाम से जाने गए कई तालाब हैं। हौज का उदाहरण दिल्ली का हौज खास है, जो अब तालाब से अधिक एक मोहल्ले की तरह पहचाना जाता है। ताल कई जगह है, पर इसी से मिलता जुलता शब्द चाल एक क्षेत्र में ही सीमित होकर रह गया। यह क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के हिमालय का। इन पहाड़ी जिलों में कभी गांव-गांव में चाल थी। मैदानी गांव शहरों में ताल आबादी के बीच या पास बनते हैं, लेकिन पहाड़ी गांवों में चाल गांव से कुछ दूर ऊपर बनती थी। चालों का उपयोग सीधे पीने के पानी के लिए नहीं होता था, लेकिन इन्हीं चालों के कारण गांव के झरने वर्ष भर चलते थे। पहाड़ों में पहली तेज बरसात के वेग को झेलने, अचानक आने वाली बाढ़ रोकने और वर्ष भर पानी चलाने के लिए चालों का चलन इतना अधिक था कि गांव अपने ऊपर के पहाड़ों में 30 से 40 तक चाल बना लेते थे। चाल कोई 30 कदम लंबी, इतनी ही चौड़ी और कोई 4-5 हाथ गहरी होती थी। यह किसी एक किस्से के जिम्मे नहीं होती। सभी इसे बनाना जानते थे और सभी इसकी सफाई में लगते थे। ये निस्तार में काम आती। गांव के पशुओं के अलावा वन्य पशुओं के लिए भी पानी जुटाती थी। हिमालय में चाल कहीं खाल है, कहीं तोली है तो कहीं चौरा भी। आसपास के गांव इन्हीं के नाम से जाने जाते थे।
जैसे उफरे खाल या रानी चौरा और दूधतोली। ठेठ उत्तर के ये शब्द दक्षिण तक चले जाते हैं। केरल और आंध्र प्रदेश में चेर और चेरबू शब्द तालाब के अर्थ में ही पाए जाते हैं। चौकोर पक्के घाट से घिरे तालाब चोपड़ा या चौपड़ा और रकाड़ होकर चोपड़ा भी कहलाते हैं। चोपड़ा उज्जैन जैसी प्राचीन शहर में, झांसी जैसी ऐतिहासिक शहर में तथा चिरगांव जैसे साहित्यिक स्थान में भी है। चोपड़ा से ही मिलता जुलता एक नाम चौघरा है। चारों तरफ से अच्छे पक्के घाटों से घिरा तालाब चौघरा कहलाता है। इसी का तिघरा भी है। इसमें एक तरफ संभवतः आगोर की तरफ का कच्चा छोड़ दिया जाता था। 4 घाट और 3 घाट से एकदम आगे बढ़कर अठघट्टी पोखर भी होते थे, यानी 8 घाट वाले। अलग अलग घाटों का अलग अलग उपयोग होता था। कहीं अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग तालाब बनते थे, तो कहीं एक ही बड़े तालाब पर विभिन्न जातियों के लिए अलग अलग घाट बना दिए जाते थे। इसमें स्त्री और पुरुष के नहाने के लिए भी अलग प्रबंध होता। छत्तीसगढ़ में डौकी घाट महिलाओं के लिए तो डौका घाट पुरुषों के लिए बनते थे। कहीं गणेश जी तो कहीं माँ दुर्गा सिराई जाती तो कहीं ताजिए, सबके अलग घाट। इस तरह के तालाबों में 8 घाट बन जाते और वे अठघट्टी कहलाते थे। अठघट्टी ताल तो दूर से चमक जाते, पर गुहिया पोखर वहां पहुंचने पर ही दिखते थे। गुहिया यानी गुह्य, छिपे हुए पोखर। ये आकार में छोटे और प्राय बरसाती पानी के जमा होने से अपने आप बन जाते थे। बिहार में 2 गांवों के बीच निर्जन क्षेत्र में अभी भी गुहिया पोखर मिलते हैं। अपने आप बने ऐसे ही तालाबों का और नमा है अहमा ताल। छत्तीसगढ़ी में अहमा का अर्थ है अनायास। गांव से सटे घने वनों में प्राकृतिक रूप से निचली जमीन में पानी जमा हो जाता है। ढोर डंगरों के साथ आते जाते ऐसे तालाब अनायास ही मिल जाते हैं। उस रास्ते में प्राय आने जाने वाले लोग ऐसे तालाबों को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं और उनको उपयोग में लाने लगते हैं। अहमा का एक अर्थ आम तो है ही। आम के पेड़ से बड़ी बड़ी अमराइयों से घिरे ताल अहमा तरिया, ताल या आमा तरिया कहलाते हैं। इसी तरह अमरोहा था। आज यह एक शहर का नाम है, पर एक समय आम के पेड़ों से घिरे तालाब का नाम था। कहीं कहीं ऐसे ताल अमराह भी कहलाते। फिर जैसे अमराह वैसे ही पिपराह, पूरी पाल पर पीपल के भव्य वृक्ष। अमराह पिपराह में पाल पर या उसके नीचे लगे पेड़ चाहे कितने ही हो, वे गिने जा सकते हैं, पर लखपेड़ा ताल लाखों पेड़ों से घिरा रहता। यह लाख का अर्थ अनगिनत से रहा है। कहीं कहीं ऐसे तालाबों को लखराव भी कहा गया है। लखराव को भी पीछे छोड़े ऐसा था भोपाल ताल। इसकी विशालता ने आसपास रहने वालों के गर्व को भी कभी कभी घमंड में बदल दिया था। कहावत में बस इसी को ताल माना। ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया। विशाल ताल का संक्षिप्तम विवरण भी चकित करता है। 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा बनवाया गया यह ताल 365 नालों नदियों से भरकर 250 वर्ग मील में फैला था। मालवा के सुल्तान होशंग शाह ने 15वीं सदी में इसे सामरिक कारणों से तोड़ा, लेकिन यह काम उसके लिए युद्ध से कम नहीं निकला और भोजताल तोड़ने के लिए होशंग शाह को फौज झोंकनी पड़ी। इतनी बड़ी फौज को भी इसे तोड़ने में 3 महीने लगे। फिर 3 बरस तक ताल का पानी बहता रहा, तब कहीं जाकर ताल दिखाई दिया, पर इसके आगर का दलदल 30 साल तक बना रहा। सूखने के बाद इसमें खेती शुरू हुई। तब से आज तक इसमें उम्दा किस्म का गेहूं पैदा होता चला आ रहा है। बड़ों की बात छोड़े, लौट कर आए छोटे तालाब पर। उथले कम गहरे छोटे आकार के तालाब चिखलिया कहलाते थे। यह नाम चिखड़ यानी कीचड़ से बना था। ऐसे तालाबों का एक पुराना नाम डाबर भी था। आज उसका बचा रूप डबरा शब्द में देखने को मिलता है। बाई या बाय भी ऐसे ही छोटे तालाबों का नाम था। बाद में यह नाम तालाब से हटकर बावड़ी में आ लगा।
दिल्ली में कुतुब मीनार के पास राजों की बाय नामक बावड़ी आज इस शब्द की तरह पुरानी पड़ चुकी है। पुराने पड़ गए नामों में निवाण, हद, कासार, तड़ाक, ताम्रपाली, ताली, तल्ल भी याद किए जा सकते हैं। इनमें तल्ल एक ऐसा नाम है जो समय के लंबे दौर को पार कर बंगाल और बिहार में तल्ला के रूप में आज भी पाया जाता है। इसी तरह पुराना होकर डूब चुका जलाशय नाम अब सरकारी हिंदी और सिंचाई विभाग में भी फिर से उभर आया है। कई जगह बहुत पुराने तालाबों के पुराने नाम यदि समाज को याद रखने लायक नहीं लगे तो वे मिट जाते और उन्हें फिर एक नया नाम मिल जाता। पुरनेहा यानी काफी पुराना तालाब। आसपास के तालाबों की गिनती में सबसे अंत में बने तालाब नौताल, नया ताल कहलाने लगते। वे पुराने भी पड़ जाते तो भी इसी नाम से जाने जाते। गुचकुलिया ऐसे तालाब को कहते हैं जो होता तो छोटा ही है पर जो किनारे से गहरा हो जाता है। पल्लव भी ऐसे ही गहरे तालाब का पुराना नाम था। समय की तेज रफ्तार में यह नाम भी पीछे छूट गया है। आज इसकी याद दिल्ली के पास एक छोटे से कस्बे और ऐसे स्टेशन पल्लव के रूप में बच गई है जिस पर रेलगाड़ियां बिना रुके दौड़ जाती है। खदुअन छत्तीसगढ़ में ऐसे तालाबों को कहा जाता है जिनका पानी बेहद साफ रहता है और पीने के काम में आता है। पनखत्ती तालाब केवल निस्तारी के काम आते हैं। इसी तरह लेंडिया ताल और खुर ताल निस्तारी, दिशा मैदान और पशुओं को पानी पिलाने के लिए होते हैं। अलग अलग स्वतंत्र रूप से बने तालाबों के अलावा कहीं कहीं एक दूसरे से जुड़े तालाबों की सांकल बनाई जाती थी। एक का अतिरिक्त पानी दूसरे में, दूसरे का तीसरे में। यह तरीका कम वर्षा वाले राजस्थान और आंध्र के रायलसीमा क्षेत्र में, औसत ठीक वर्षा वाले बुंदेलखंड और मालवा में तो अधिक वर्षा वाले गोवा और कोंकण में समान रूप में मिलता है। उत्तर में इनका नाम सांकल या सांखल ताल है तो दक्षिण में दशफला पद्धति। तालाबों की यह सांखल मोटे तौर पर एकाधीन यानी 2 से लेकर 10 तालाबों तक जाती है। सांखल 2 तालाबों की हो और दूसरा तालाब पहले के मुकाबले बहुत ही छोटा हो तो वह छिपिलाई कहलाता है, यानी पहले बड़े तालाब के पीछे छिप गई तलाई। लेकिन जो ताल सामने है और खूब सुंदर भी, उसका नाम चाहे जो हो, उसे सगुरी ताल भी कहते थे। जिस ताल में मगरमच्छ रहते थे उसका नाम चाहे जितने बड़े राजा के नाम पर हो, लोग अपनी सावधानी के लिए, चेतावनी के लिए उसका नाम मगरा ताल, नकया या नकरा ताल रख लेते थे। नकरा शब्द संस्कृत के नक यानी मगर से बना है। कुछ जगह गधिया ताल भी है। इनमें मगर की तरह गधे नहीं रहते थे। गधा बोझ ढोने का काम करता है। एक गधा मोटी रस्सी का जितना बोझ उठा सकते उतनी रस्सी की लंबाई बराबर गहरा ताल गधिया ताल कहलाता था। कभी कभी कोई बड़ी दुर्घटना या घटना भी ताल का पुराना नाम मिटा देती। यहाँ वहाँ ब्राह्मण मारा ताल मिलते हैं। इनका नाम कुछ और रहा होगा पर कभी उनमें किसी ब्राह्मण के साथ दुर्घटना घट गई तो बाद में उन्हें ब्राह्मण मारा की तरह याद रखा गया। इसी तरह का एक और नाम है बैरागी ताल। इसकी पाल पर बैठकर कोई कभी बैरागी बन गया होगा। नदियों के किनारे नदिया ताल मिलते हैं। ऐसे ताल अपने आगोर से नहीं, नदी के बाढ़ के पानी से भरते थे। नदियों के बदले किसी पाताली स्रोत से जुड़े ताल को फूफोड़ ताल कहते थे। ऐसे तालाब उन जगहों में ज्यादा थे जहां भूजल का स्तर काफी ऊंचा बना रहता था। उत्तर बिहार में अभी भी ऐसे तालाब है और कुछ नए भी बनाए गए हैं। रख रखाव के अच्छे दौर में भी कभी कभी किसी कारण से एक आध तालाब समाज के लिए अनुपयोगी हो जाता था। ऐसे तालाब हाथी ताल कहे जाते थे। हाथी शब्द संस्कृत के हथ शब्द से बना है और इसका अर्थ है नष्ट हो जाना। हथ तेरे की, जैसे चालू प्रयोग में भी यह शब्द हथ तेरे भाग्य की, यानी जो भाग्य नष्ट हो जाए जैसे अर्थ में है। हत प्रभ और हत आशा यानी हताश भी इसी तरह बने हैं।
इस प्रकार हाथी ताल छोड़ दिए गए तालाबों के लिए अपनाया गया नया नाम था। लेकिन हाथी ताल बिल्कुल अलग नाम है, ऐसा तालाब जिसकी गहराई हाथी जितनी हो। वापस हाथी ताल लौटे। यह नाम संस्कृत से लंबी यात्रा कर थका दिखे तो सीधे बोली में से ताजे नाम निकल आते थे। फूटा ताल, फुटेरा ताल भी यहाँ वहाँ मिल जाएंगे। जिस तालाब पर कभी जनवासा बन गया, गांव की 10-12 बरातें ठहर गई, उसका नाम बराती ताल पड़ जाता था। लेकिन मिथिला का दुल्हा ताल एक विशेष ताल है। मिथिला सीता जी का मायका है। उनके स्वयंवर की स्मृति में यहाँ आज भी स्वयंवर होते हैं। अंतर इतना ही है कि जब वर का चयन कन्या नहीं करती, कन्या पक्ष करता है। दूल्हा ताल पर कुछ निश्चित तिथियों पर कई लड़के वाले अपने लड़के को लेकर जमा होते हैं। फिर कन्या पक्ष के लोग उनमें से अपनी कन्याओं के लिए योग्य वर चुन लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसे कुछ ताल है। वहाँ उनका नाम दुल्हरा ताल है। कई तालाबों के नाम लंबी कहानियों में से निकले हैं। लंबे समय तक इन तालाबों ने समाज की सेवा की है और लोगों ने लंबे समय तक इनकी लंबी कहानियां जो का त्यों याद रखा है। ऐसे तालाबों में एक विचित्र नाम है। हाँ, पंचकुमारी ताल। बिहार में मुंगेर के पास यह तालाब एक ऊंचे पहाड़ के नीचे बना है। कहानी में राजा है, उसकी 5 बेटियां हैं जो किसी असंतोष के कारण ऊंचे पहाड़ से तालाब में डूबकर अपने प्राण दे देती है। उन 5 के शोक में तालाब का मूल नाम भी डूब गया और फिर लोगों ने उसे पंचकुमारी नाम से ही याद रखा है आज तक। बिहार में ही लखीसराय क्षेत्र के आसपास कभी 365 ताल एक झटके में बने थे। कहानी बताती है कि कोई रानी थी जो हर दिन एक नए तालाब में स्नान करना चाहती थी। इस विचित्र आदत ने पूरे क्षेत्र को तालाबों से भर दिया। इस कहानी के कोई 100 तालाब आज भी यहाँ मिल जाएंगे और इनके कारण ही इस इलाके का जल स्तर उम्दा बना हुआ है। पोखर प्रायः छोटे तालाबों के लिए ही काम आता है, पर बरसाने अर्थात मथुरा में यह एक बड़े तालाब के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। राधा जी के हाथ की हल्दी धोने का प्रसंग है। पोखर का पानी पीला हो गया, नाम पड़ गया पीली पोखर। रंग के स्वाद पर आए। महाराष्ट्र के महाड़ इलाके में एक तालाब का पानी इतना स्वादिष्ट था कि उसका नाम चौदार ताल यानी जायकेदार तालाब हो गया। समाज के पतन के दौर में इस तालाब पर कुछ जातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया था। सन 1927 में चौदार ताल से ही भीमराव अंबेडकर ने अछूतोद्धार का आंदोलन प्रारंभ किया था। विचित्र तालाबों के आबू पर्वत यानी राजस्थान के पास नखी सरोवर भी है, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसे देवताओं और ऋषियों ने अपने नखों से ही खोद डाला था। जिस समाज में साधारण माने जाने वाले लोग भी तालाब बनाने में पीछे नहीं रहते थे, वहाँ देवताओं का योगदान सिर्फ एक तालाब का कैसे होता? गढ़वाल में सहस्त्रताल नामक एक क्षेत्र में सचमुच सैकड़ों तालाब है। हिमालय का यह इलाका 10,000 से 13,000 फुट की ऊंचाई पर है। यहाँ प्रकृति का एक रूप वनस्पति विदा लेने की तैयारी करता है, दूसरा रूप हिम अपना राज जमाने की। आसपास दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। निकटतम गांव 5,000 फुट नीचे है, जहाँ के लोग बताते हैं कि सहस्त्रताल उनने नहीं देवताओं ने ही बनाए हैं। जयपुर के पास बना गोला ताल विचित्र घटनाओं में से निकले तालाबों में सचमुच सचित्र वर्णन करने लायक है। यह गोल है इसलिए गोला नहीं कहलाया। कहा जाता है कि यह एक तोप के गोले से बना था। तब जयपुर शहर नहीं बसा था, आमेर थी राजधानी। जयगढ़ के राजा ने जयबाण नामक एक बड़ी तोप बनाई थी। इसकी मारक क्षमता बहुत अधिक थी। इसका गोला 20 मील की दूरी तक जा सकता था। तोप जयबाण जयगढ़ किले के भीतर ही बने तोप कारखाने में ढली थी। मारक क्षमता के परीक्षण के लिए इसे किले के बुर्ज पर चढ़ाया गया और गोला दागा गया। गोला गिरा 20 मील दूर चाक्सू नामक एक स्थान पर। विस्फोट इतना था कि एक लंबा चौड़ा और गहरा गड्ढा बन गया।
अगली बरसात में इसमें पानी भरा और फिर यह कभी सूखा नहीं। इस तरह जयबान तोप ने बनाया गोला ताल। जयबान तोप फिर कभी चली नहीं। परीक्षण के बाद ही शांति स्थापित हो गई। कहते हैं कि इसके बाद किसी ने उस तरफ हमला करने की हिम्मत नहीं की। गोला ताल आज भी भरा है और चाकसू कस्बे को पानी दे रहा है। अणुबम या कहीं अणुशक्ति के शांतिमय उपयोग की बात बहुत हुई थी। हमारे यहाँ भी हुई। इसी राजस्थान के पोखरण में उसका विस्फोट हुआ, पर कोई गोला तालाब नहीं बना। बनता तो विकिरण के कारण न बनने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाता। कभी कभी किसी इलाके में कोई एक तालाब लोगों के मन में बाकी सबसे ज्यादा छा जाता, तब उसका नाम झूमर ताल हो जाता। झूमर है सिर का आभूषण। झूमर ताल उस क्षेत्र का सिर ऊंचा कर देता। तब प्यार में जैसे बेटी को कभी कभी बिटिया कहने लगते हैं, उसे झुमरी तलैया कहने लगते। बिल्कुल भिन्न प्रसंग में एक झुमरी तलैया का नाम विविध भारती के कारण घर घर पहुंच गया था। भारती भाषा की विविधता समाज का माथा ऊंचा करती थी। प्रस्तुत ग्रंथ सहस्र नाम का संदर्भ। दिल्ली के श्री द्विजेंद्र कालिया और उनकी पत्नी सुश्री मुकुल कालिया दिल्ली के तालाबों, डिग्गी, हौज और नहरों के अच्छे जानकार हैं। श्रीमती मुकुल ने पुरानी दिल्ली पर बच्चों के लिए एक सरस पुस्तिका भी लिखी है। प्रकाशक है गांधी शांति केंद्र, B52, मधुबन, दिल्ली 92। उनका पता है 199 सहयोग अपार्टमेंट्स, मयूर विहार, दिल्ली। अंबाला की डिग्गियों की जानकारी हमें वहाँ के श्री देवी शरण देवेश से मिली है। उनका पता है गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र, 1630 जयप्रकाश नारायण मार्ग, अंबाला, हरियाणा। लाल किले के लाहौरी गेट के सामने बनी लाल डिग्गी की सूचना उर्दू में लिखी गई श्री सर सैयद अहमद खां की पुस्तक आसारुस सनादिद सन 1864 से मिली है। इस पुस्तक तक पहुंचने में हमें गांधी संग्रहालय के श्री हरिश्चंद्र माथुर, गांधी शांति प्रतिष्ठान के श्री HL वधवा और श्री मोहम्मद शाहिद से मिली है। पाठकों को यह जानकर अचरज होगा कि लाल डिग्गी के तालाब एक अंग्रेज लॉर्ड एडिनबरो ने बनाया था और राज करने वालों के बीच यह इन्हीं नाम से जाना जाता था। लेकिन दिल्ली वाले इसे लाल डिग्गी ही कहते रहे, क्योंकि 500 फुट लंबा और 150 फुट चौड़ा यह तालाब लाल पत्थरों से बना था। श्री हर्न की सन 1906 में प्रकाशित हुई पुस्तक 7 सिटीज ऑफ दिल्ली में लाल डिग्गी का सुंदर विवरण मिलता है। दिल्ली के अन्य तालाबों, नहरों, बावड़ियों के बारे में श्री कॉर स्टीफन की आर्कियोलॉजी एंड मॉन्यूमेंटल रिमेन्स ऑफ दिल्ली सन 1876 और श्री जी पेज द्वारा 4 खंडों में संपादित लिस्ट ऑफ मोहम्मडन एंड हिंदू मॉन्यूमेंट्स दिल्ली प्रोविंस सन 1913 से भी बहुत मदद मिल सकती है। खंडवा के कुंडों की जानकारी श्री गोपीनाथ कालभोर, रतन मंजिल, दूध तलाई, खंडवा, मध्य प्रदेश से मिली है। टिहरी गढ़वाल के श्री बिहारी लाल ने हिमालय के तालाबों, चालों से हमें परिचित करवाया। उनकी संस्था लोक जीवन विकास भारती, बूढ़ा केदार, पो, थाती, टिहरी गढ़वाल अपने अन्य सामाजिक कार्यों के साथ साथ वहाँ चालों का चलन फिर से शुरू करने का प्रयत्न कर रही है। श्री मैथिली शरण गुप्त के चिरगांव के चोपड़ा का विवरण श्री गुणसागर सत्यार्थी से प्राप्त हुआ है। नकरा और कदिया और नदी से भरने वाले दरिया तालाबों की जानकारी गांधी स्मारक निधि के श्री मिश्रीलाल से मिली है। फुटेरा ताल जनसत्ता नई दिल्ली के सुधीर जैन से, बराती ताल बिहार की नदियाँ पुस्तक से और हाँ पंचकुमारी ताल और लखीसराय के 365 तालाबों से संबंधित सूचनाएं हमें श्री निर्मल चंद्र से मिली है।
जायकेदार तालाब पर इंदौर के दैनिक पत्र नई दुनिया 17 मई 1991 के अंक में छपे श्री बाबूराव इंगले के लेख ने तालाबों के सहस्र नामों में अलग ही जायका भर दिया। बरसाने की पीली पोखर की जानकारी सुश्री बिमला देवी से प्राप्त हुई है। उनसे संपर्क द्वारा डॉक्टर सुभाष चंद्र तोमर, चक्कीवाला, कटरा, बरसाना, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश पर किया जा सकता है। दशफला पद्धति की मौखिक जानकारी बापटला, आंध्र प्रदेश के श्री जी के नारायण से प्राप्त हुई है। गांधी शांति केंद्र हैदराबाद के आंध्र के पर्यावरण पर तेलुगु में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस क्षेत्र के तालाबों का विवरण है। सांकल पद्धति से जुड़े तालाब कई जगह बनते थे। दक्षिण के अलावा बुंदेलखंड, राजस्थान और गुजरात में भी ये देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे तालाबों की जानकारी नई दुनिया इंदौर के 1 नवंबर 91 के अंक में श्री राम प्रताप गुप्ता के लेख में मिलती है। उनका पता है शासकीय महाविद्यालय रामपुरा, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मुरैना मध्य प्रदेश के पडावली गांव में 7 स्तर के तालाब की सांकल थी। पडावली की जानकारी के लिए ग्वालियर साइंस सेंटर के श्री अरुण भार्गव से HB 175 दर्पण कॉलोनी ग्वालियर पर संपर्क किया जा सकता है। छिपिलाई शब्द का सुंदर उपयोग पहली बार हमें उस्ताद श्री निजामुद्दीन से सुनने को मिला। इस प्रसंग में छत्तीसगढ़ और बिहार के तालाबों के नामों को समझने में हमें क्रमशः श्री राकेश दीवान और श्री निर्मल चंद्र से सहायता मिली है। भोपाल के ताल का विस्तृत वर्णन श्री ब्रजमोहन पांडे की पुस्तक से मिल सकता है। इसमें देश के कई अन्य प्राचीन सरोवरों की भी पर्याप्त जानकारी है। पलवल स्थान की सूचना हमें दिल्ली में लोक कलाकारों के बीच काम कर रही संस्था सारथी के श्री भगवती प्रसाद हटवाल से प्राप्त हुई। पता है सारथी, लाइट नंबर 4, शंकर मार्केट, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 1। और झुमरी तलैया नाम से हम देश के हजारों श्रोताओं की तरह आकाशवाणी के विविध भारती कार्यक्रम के कारण परिचित हुए हैं।